1919 के अधिनियम के बाद अगर हम कहें तो यहाँ पे होना क्या था कि जो नया जो आयोग बनना था हमारा, ये 1929 में बनना था, ठीक है ना। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो 1927 के आसपास अगर हम चल के देखें तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था, ठीक है ना, और वहां पर इलेक्शन होना था, और उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर लगा हुआ था कि अगला इलेक्शन में उसका हार हो जाएगा, ठीक है ना, और ब्रिटेन का जो सत्ता है ये लेबर पार्टी के हाथ में आ जाएगा। 1929 फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे ये बताए कि 1919 के अधिनियम में प्रोविजन था कि जब इस अधिनियम का 10 वर्ष बीत जाएगा तो इसके बाद भारत में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, और ये जो संवैधानिक आयोग है हमारा, ये इस बात की समीक्षा करेगा कि इन 10 वर्षों में भारत का संवैधानिक प्रगति कितना हुआ है। मतलब जो संवैधानिक आयोग का जो गठन होना था, कब होना था? 1929 में, ठीक है ना। लेकिन 1929 से पहले अगर हम चल के देखें, ठीक है ना, तो 1929 से पहले ब्रिटेन में चुनाव होना था, और ब्रिटेन में इस समय जो सत्ता था ये किस पार्टी के पास था? कंजर्वेटिव पार्टी के पास था, और कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में हार का डर सता रहा था। उसको यह लग रहा था कि ब्रिटेन में जो होने वाला चुनाव है उस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का हार होगा और सत्ता जो है ये लेबर पार्टी के हाथ में आ जाएगा, और लेबर पार्टी का जो लोग है ये भारत समर्थक है, ठीक है ना। इसीलिए भारत जैसा एक जो साम्राज्य है ब्रिटेन के पास, उस साम्राज्य को लेबर पार्टी का जो अनगढ़ कार्य करता है उसके हाथ में छोड़ना उचित नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी क्या करता है कि समय से 2 साल पहले ही 1927 में ही इस आयोग का गठन कर देता है, ठीक है ना। इसी आयोग को हम लोग क्या कहते हैं? साइमन आयोग। इस साइमन आयोग का अगर हम बात करें तो साइमन आयोग में कुल 7 मेंबर था, और सातों का सातों अंग्रेज, ठीक है ना। देखिए यहां पे होना यह था कि भाई 10 वर्ष में भारत का संवैधानिक प्रगति कितना हुआ है, या 1919 के अधिनियम के बाद भारत में संवैधानिक प्रगति कितना हुआ है, इस बात का समीक्षा करना है, ठीक है ना। और एक भी भारतीय को इस योग्य नहीं माना गया कि भाई यहां जो आयोग बन रहा है इस आयोग में हम भारतीयों को शामिल करें, ठीक है ना। मतलब भारत के संवैधानिक प्रगति के लिए आयोग बन रहा है, संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए, और एक भी भारतीय को इतना योग्य नहीं माना गया कि इस आयोग में शामिल किया जाता। इस आयोग में कुल 7 मेंबर था, और सातों का सातों अंग्रेज था, ठीक है ना। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लीजिए या भारतीय लोगों का लीजिए, तो भारतीय लोग जो था इस आयोग को श्वेत आयोग कहता है, मतलब व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है ना। ताकि इसमें जो भी मेंबर था ना ये सारा का सारा क्या था? अंग्रेज था, ठीक है ना। इसीलिए इसको व्हाइट मैन आयोग भी कहा गया भारतीय के द्वारा, और ऐसा कह के इसका विरोध किया गया, ठीक है ना। इसी विरोध के क्रम में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि इसी विरोध के क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी चलाया गया, और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। और बाद में जब इतिहास पढ़िएगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि भगत सिंह वगैरह जो थे, ठीक है ना, ये लाला लाजपत राय पर जो लाठी चलाने वाला था सैंडर्स, ठीक है ना, मतलब उसका हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। इसको इस सब छोड़ दीजिए। 1927 में जो साइमन आयोग बना हमारा, इस आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1930 में किया गया। मतलब 1927 में जो साइमन आयोग का गठन हुआ, अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 में। 1930 में जब इसका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में या लंदन में कह लीजिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है ना। जिसमें से अगर इतिहास पढ़िएगा तो आप लोग को यही पता चलेगा कि पहला और तीसरा इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हमारा भाग लिया था, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और सबसे बड़ा चीज तो ये कि यहां जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसी गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकल के आया, इसी निष्कर्ष के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित होता है। मतलब साइमन आयोग का रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट पर विचार कहां हुआ? गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और इस गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकल के आया, इसी निष्कर्ष के आधार पर, ठीक है ना, 1935 का अधिनियम हमारा पारित हुआ था। अगर हम 1935 का अधिनियम का बात करें तो 1935 का जो अधिनियम है हमारा, इसको एक लंबा चौड़ा दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है ना। और जहां तक भारत के संविधान का सवाल रह गया, तो भारत के संविधान में जो अधिकांश प्रावधान है हमारा, ठीक है ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
ठीक है। एक लंबा चौड़ा दस्तावेज था। तो ऐसा कहने के पीछे हमारा मकसद यह भी होता है कि यहां जो अधिनियम बना, इस अधिनियम में 321 धारा और 10 अनुसूची था। और आपका जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि भाई अब अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 का बात करते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक लंबा चौड़ा दस्तावेज था और इसी दस्तावेज का अधिकांश प्रोविजन, ठीक है ना, हमारे संविधान में शामिल किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे संविधान पर अगर किसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो किसका पड़ा है? 1935 के अधिनियम का। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1935 के अधिनियम में प्रोविजन क्या क्या था। तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर हम ब्रिटिश शासनकाल का बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 2 तरह का क्षेत्र था। एक क्षेत्र जहां पे सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का हुकूमत था, ठीक है ना, इसको हम ब्रिटिश भारत का प्रांत कहते थे। मतलब यहां पे शासन कौन कर रहा था? गवर्नर। और दूसरा जो क्षेत्र था हमारा, इसको हम देसी रियासत कहते थे। देसी रियासत कहने का मतलब जिस क्षेत्र पर राजा महाराजा का शासन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ उस समय अगर हम बात करें तो भारत में 2 तरह का क्षेत्र है। एक को हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, मतलब जहां पे सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का हुकूमत है, और दूसरा को हम लोग देसी रियासत कहते हैं, जहां पे देसी राजा महाराजा शासन कर रहा है। इस अधिनियम का सबसे बड़ा विशेषता यह था कि भाई इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासत दोनों को मिला के एक संघ का गठन किया गया। मतलब अगर हम भारत का बात करें तो ब्रिटिश शासन के द्वारा जितना भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उस दस्तावेज में पहला बार, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों को मिला के एक संघ का निर्माण किया गया। ठीक है ना। ये इस अधिनियम का खास विशेषता। अब यहां पे सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भाई इस संघ में कौन कौन शामिल था? तो संघ में 2 कैटेगरी शामिल था हमारा, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहां से आगे बढ़ के, तो जैसे 1919 का अधिनियम पढ़ रहे थे आप, तो 1919 के अधिनियम में क्या बताए थे कि प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया। मतलब जो प्रशासन का जो विषय होता है, उस प्रशासन के विषय को 2 सूची में बांटा गया था, संघ सूची और राज सूची। और राज सूची के विषय को फिर से 2 भाग में बांटा गया था, आरक्षित और आंतरिक। आरक्षित विषय पर विधि बनाने का शक्ति किसका? गवर्नर का। और अंतरिक्ष विषय पर विधि बनाने का शक्ति किसका? निर्वाचित प्रतिनिधि का। मतलब दोनों में गवर्नर को ही विधि बनाना था। लेकिन आरक्षित विषय के संबंध में अगर हम बात करें तो गवर्नर जो था ये परिषद के सहयोग से विधि बना सकता था। और जो अंतरिक्ष विषय था हमारा, उसमें गवर्नर जो था ये निर्वाचित प्रतिनिधि के सहयोग से विधि बना सकता था। ठीक है ना। अब इस तरह का जो प्रोविजन था, मतलब प्रांत में जो द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम के जरिए इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब 1935 के अधिनियम के जरिए अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, ये बता रहे थे कि 1935 के अधिनियम के द्वारा अगर हम कहें तो प्रांत को स्वायत्ता प्रदान कर दिया गया। मतलब प्रांत में जो शक्ति का 2 भाग में बंटवारा हुआ था, आरक्षित और अंतरिक्ष में, इसको समाप्त कर दिया गया। और विधि बनाने का जो शक्ति था ये गवर्नर को दे दिया गया। और किसके सहारे विधि बना सकता था? वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से। ठीक है ना। और इसी से अगर हम कहें तो एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम के जरिए हुई? तो क्या मानिएगा? 1935 का अधिनियम। ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहां पे प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त जरूर कर दिया गया, लेकिन केंद्र का अगर हम बात करें ना तो केंद्र में या संघ में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। मतलब एक जगह से हटा के और दूसरे जगह पर इसको लागू कर दिया गया। देखिए अगर हम संघ का बात करें या अगर हम केंद्र का बात करें तो केंद्र में जो शक्ति है उसको 2 भाग में बांट दिया गया। पहला आरक्षित और दूसरा आंतरिक। जो आरक्षित विषय था केंद्र में, उस पर विधि बनाने का शक्ति किसका? गवर्नर जनरल का या वायसराय का। और जो अंतरिक्ष विषय था भाई ये किसको सौंपा जा सकता था? निर्वाचित प्रतिनिधियों को। ठीक है ना। इस आरक्षित विषय का अगर हम बात करें तो आरक्षित विषय में कौन कौन सा विषय शामिल था? जैसे अगर हम बात करें प्रतिरक्षा शामिल था इसमें, विदेश कार्य शामिल था इसमें, जनजातीय मामला शामिल था इसमें, और धार्मिक कार्य शामिल था इसमें।
तो ये 4 विषय जो था हमारा मेन ये किसमें रखा गया था? आरक्षित कैटेगरी में। और बाकी जो भी विषय था हमारा ये किसमें शामिल था? अंतरित कैटेगरी में। मतलब इस आधार पर अगर हम कहें तो प्रांत से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है ना। इस अधिनियम के जरिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक विशेषता और कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। जैसे हम पहले भी जब पढ़ा रहे थे 1919 का अधिनियम, वहां ही बताए थे इस चीज को। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम 1935 के अधिनियम का बात करें तो 1935 के अधिनियम के जरिए भी प्रांत में द्वैत शासन को स्थापित किया गया। तो अब प्रांत में जो द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। एक सदन को हम कहते थे राज्य परिषद और दूसरे को हम कहते थे केंद्रीय विधानसभा। अगर हम केंद्रीय विधानसभा का बात करें तो केंद्रीय विधानसभा में कुल 375 मेंबर हो सकता था। कितना हो सकता था? 375। इस 375 मेंबर में से 250 मेंबर प्रांतों के द्वारा निर्वाचित होना था। ठीक है ना। और 125 मेंबर का अगर हम बात करें तो जो देशी रियासत का शासक था उसके द्वारा मनोनीत किया जाना था। मतलब केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्य का संख्या तय किया गया, कितना तय किया गया? 375। इस 375 सदस्य में से 250 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत के द्वारा और 125 सदस्य देशी रियासत के शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। अगर हम राज्य परिषद का बात करें तो इस राज्य परिषद में जो सदस्य का संख्या रखा गया ये था 260। इस 260 मेंबर में से अगर हम देखें तो 156 मेंबर ब्रिटिश भारत के प्रांत के द्वारा निर्वाचित होना था और 104 मेंबर देशी रियासत के शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। मतलब वो चाहे हमारा केंद्रीय विधानसभा हो चाहे हमारा राज्य परिषद हो, दोनों जगह देशी रियासत को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक संघ का निर्माण हुआ और संघ का निर्माण किसको किसको मिला के हुआ? तो ब्रिटिश भारत को मिला के और देशी रियासत को मिला के। अब अगर देशी रियासत को अगर हम भारतीय संघ में शामिल किए हैं तो जो केंद्रीय विधानमंडल है हमारा, उस केंद्रीय विधानमंडल में इसको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और यही प्रतिनिधित्व दिया गया यहाँ पे। अगर हम केंद्रीय विधानसभा का बात करें तो 125 सदस्य और अगर हम राज्य परिषद का बात करें तो 104 सदस्य। ठीक है ना। एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया यहाँ पे जो देशी रियासत था हमारा। ठीक है ना। और ऊपर से अगर हम बात करें तो एक चीज यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ के देखिएगा तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, केंद्र का 2 सदन। ठीक है ना। इस समय अगर हम भारत का बात करें तो भारत में कुल 11 प्रांत था। ठीक है ना। उस 11 प्रांत में से 6 प्रांत में जो विधानमंडल बनाया गया ये 2 सदन वाला था और बाकी जो प्रांत होगा हमारा वहां जो विधानमंडल बनेगा उसका केवल 1 सदन होगा। जैसे आप आज भी अगर अपने संविधान को पढ़िएगा या आज भी अपनी व्यवस्था को देखिएगा तो 6 प्रांत हमारे पास आज के डेट में ऐसा है जहां पे विधानमंडल 2 सदन वाला है। जैसे आपका बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ जो राज्य विधानमंडल है 2 सदन वाला है और बाकी प्रांत का अगर हम बात करें तो जो विधानमंडल है उसमें 1 सदन है। ठीक है ना। तो इसी तरह का प्रोविजन यहां भी रखा गया कि 11 प्रांत में से 6 प्रांत में जो विधानमंडल होगा ये 2 सदन वाला होगा और बाकी जो प्रांत है हमारा उसमें विधानमंडल का 1 सदन होगा। ठीक है ना। अब ये 6 राज्य कौन कौन था? तो हमारा बंगाल था, असम था, बिहार था, संयुक्त प्रांत था, मद्रास था और बंबई था। 6 स्टेट हुआ। ठीक है ना। ये 6 प्रांत में जो विधानमंडल बना ये 2 सदन वाला और बाकी जो प्रांत है हमारा वहां जो विधानमंडल बना 1 सदन वाला। ठीक है ना। इस अधिनियम में अगर हम आगे चल के देखें और क्या हुआ इसमें तो इसी अधिनियम के जरिए उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। मतलब बिहार और उड़ीसा को अगर कहीं अलग किया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए हुआ। ठीक है ना। और 1935 के अधिनियम के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत में 2 नया प्रांत, एक उड़ीसा और दूसरा सिंध, मतलब 2 नया प्रांत का निर्माण किया गया। इसी अधिनियम के जरिए अगर हम बात करें तो म्यांमार जो है हमारा उस म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो म्यांमार को भारत से अलग भी किया गया 1935 के अधिनियम के आधार पर। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में एक खास विशेषता ये कि प्रशासन का जो विषय होता है उस विषय को 3 सूची में बांटा गया: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
संघ सूची के संबंध में विधि बनाने का शक्ति किसके पास? संघ के पास। राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का शक्ति किसके पास? राज्य के पास। और समवर्ती सूची के संबंध में विधि बनाने का शक्ति दोनों के पास है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक विषय होता है हमारा जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति कहने का मतलब भाई प्रशासन का ऐसा विषय होता है जो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि जब हम सूची का निर्माण कर रहे होंगे तो प्रशासन का जितना विषय है उस विषय के बारे में सोचे होंगे कि भाई प्रशासन का यह विधि बनाने का कितना विषय हमारे पास हो सकता है, और जितना विषय हमको समझ में आया उसको हम तीनों में से किसी न किसी सूची में शामिल कर दिए, ठीक है ना। हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसा विषय उभर के आ जाए जिस विषय के बारे में हम पहले नहीं सोच पाए थे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विषय ऐसा है हमारा जो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हो, मतलब हमसे छूट जाए, ठीक है ना। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्ति कहने का मतलब प्रशासन का ऐसा विषय जो तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हो। और अगर हम अवशिष्ट शक्ति के बारे में बात करें तो अवशिष्ट शक्ति पर विधि बनाने का जो शक्ति था ये किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। अगर आप भारत के संविधान को पढ़िएगा तो भारत के संविधान में भी शक्ति का विभाजन 3 कैटेगरी में हुआ, 3 भाग में हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्ति भी होता है हमारे यहाँ। और अवशिष्ट शक्ति पर अगर हम वर्तमान में बात करें तो विधि बनाने का शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास। लेकिन 1935 का जो अधिनियम बना हमारा, इसमें विधि बनाने का शक्ति किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल को यह तय करना था कि भाई जो नया विषय जो है हमारा, जो अवशिष्ट विषय है हमारा, उस विषय पर विधि किसको बनाना चाहिए? संघ को बनाना चाहिए या फिर राज्य को बनाना चाहिए? यह निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को, ठीक है। ऊपर से सबसे बड़ा चीज तो ये कि हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के जरिए भारत को एक संघ के रूप में ढाला गया। और जब भारत को एक संघ के रूप में ढाला जाएगा, ठीक है ना, तो संघ के सेवा में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग भी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके गठन का प्रावधान भी किया गया, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम के जरिए भारत को संघ बनाया गया। तो मौद्रिक नीति पर नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी चाहिए हमको, ठीक है ना। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन यहीं से किया गया, ठीक है ना। ऊपर से अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 1935 के अधिनियम के जरिए हम भारत को क्या कर रहे हैं? एक संघ के रूप में ढाल रहे हैं। और जब इसको हम संघ के रूप में ढालेंगे तो नेचुरल है कि भाई यहाँ पे और भी जो कुछ चीज चाहिए हमको, ठीक है ना। मतलब एक फेडरल न्यायालय चाहिए हमको, एक संघीय न्यायालय चाहिए हमको, ठीक है ना। और इसी अधिनियम के जरिए अगर हम कहें तो संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन संघीय न्यायालय को हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते थे, कहे कि संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय हम तब कहते जब ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। एक राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति दिया गया, कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि जो परिसंघ व्यवस्था है हमारा, उस परिसंघ व्यवस्था के अनुरूप जो भी संगठन हो सकता था उस संगठन का स्थापना हुआ, ठीक है ना। जैसे फेडरल न्यायालय का स्थापना हुआ, ठीक है ना। तो फेडरल न्यायालय की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के समान नहीं था, ताकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा न्यायालय है ही नहीं जिस न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपील किया जा सके। बस एक तरह से कह लीजिए कि भाई न्यायालय से अगर कोई त्रुटि हुआ है, न्यायालय से अगर कोई गलती हुआ है, उस गलती को दूर करने के लिए हम क्षमादान का शक्ति प्रदान किए हैं किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हम कहें ना तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है आज के डेट में ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1935 के अधिनियम के आधार पर जो फेडरल न्यायालय का स्थापना होना था, इसके निर्णय पर अपील इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में किया जा सकता था। मतलब ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। फिर भी अगर हम कहें तो इसके पास 3 तरह का अधिकार था, ठीक है। पहला प्रारंभिक अधिकारी था, दूसरा अपीलीय अधिकारी था और तीसरा परामर्शी अधिकारी था। मतलब अब प्रारंभिक अधिकारिता कहने का मतलब संघ और राज्य के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है या दो से अधिक राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, उस विवाद को निपटाने का क्षमता किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे आज के डेट में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अधिकार दिया गया ना,
तो इस तरह का जो अधिकार आज हम सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, इस तरह का अधिकार यहाँ भी फेडरल कोर्ट को था, माने परिसंघ न्यायालय को था। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो परिसंघ न्यायालय जो था ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि जिस तरह का व्यवस्था आज हम सुप्रीम कोर्ट में बनाए हैं ना, उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे नहीं था। तो सबसे बड़ा चीज तो ये कि अगर हम इस अधिनियम के आधार, इस अधिनियम का बात करें तो इस अधिनियम के जरिए कई परिवर्तन हुआ। और इस अधिनियम का अगर हम बात करें तो इस अधिनियम का कई प्रोविजन, ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे करके कहीं कह सकते हैं आप कि इसको भारत का जो संविधान है हमारा, जो नया संविधान बना हमारा, उस संविधान में शामिल कर दिया गया। मतलब संविधान को अगर हम संविधान के बारे में बात करें, वर्तमान संविधान के बारे में, तो हमारा संविधान को पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935।